चाय जैसा किरदार है मेरा, किसी को हद से ज़्यादा पसंद हूँ तो किसी को नाम से ही नफरत है। नमस्कार, मैं नफीस अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लाइव टीवी और स्वागत है आप सभी का कवियों की पंचायत में। और इस पंचायत में हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कुछ शोरा व कविगण मौजूद हैं, जिनसे हमारे सहयोगी फारूक अब्दुल्ला बखूबी बात करेंगे। लेकिन उनकी बात सुनवाने से पहले मैं आप सभी को इन मेहमानों का बारी बारी से परिचय करा दें। तो सुनिए, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में राजेश वाजपेयी परसुन जी मौजूद हैं, साथ ही काशिफ लहरपुरी मौजूद हैं और शिवांश सिंह सुंदरम मौजूद हैं और हमारे सहयोगी फारूक अब्दुल्ला जी मौजूद हैं, जो इन कवियों एवं शोरा से बखूबी बात करेंगे। तो अब देर न करते हुए अपने सहयोगी फारूक अब्दुल्ला के पास ले चलते हैं और इन कवियों की कविताएं सुनवाने की कोशिश करते हैं। तो सुनिए। तो ये हमारे साथ मौजूद है राजेश वाजपेयी परसून जी। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी कविता के बारे में और इन्होंने कब से और कहाँ से शुरुआत की शायरी की और कविता की। जी, आज हमारे स्टूडियो में आप आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाजपेयी जी, आपकी कविता की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हमारी कविता की शुरुआत लगभग 1994 से कवि सम्मेलन सुनकर हुई। पहले कुछ मन के भावों को लिखा करता था, फिर बड़े कवियों जैसे श्री आलोक सीतापुरी, श्री कमलेश मौर्य मृदु, श्री रामकृष्ण पांडे संजय आदि कवियों के संपर्क में रहा। तो अक्सर ये सुनने में आता है कि कवि जो होते हैं चोट खाए होते हैं, तो क्या कुछ ऐसा भी है क्या आपके साथ? हाँ, कुछ है, थोड़ा बहुत छंद सुनेंगे तो हम आपको सुनाएंगे। बिल्कुल सुनेंगे और आप अपनी दिल की भावनाओं को, अपनी प्यार को, अपनी मोहब्बत को हमारे जो हमारे दर्शक हैं इन तक ज़रूर पहुंचाएं। आप क्या सुनाना चाहेंगे? जी, कवि धर्म का निर्वहन करते हुए सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 9 टीवी चैनल का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और कवि धर्म का निर्वहन करते हुए 4 पंक्तियां माँ शारदे के चरणों में निवेदित करता हूं कि शुचि भाव सुकोमलता के सदा मम मानस में उमगाती रहो माँ। शुचि भाव सुकोमलता के सदा मम मानस में उमगाती रहो माँ। उर नीरस है सर से जिससे वह काव्य सुधा बरसाती रहो माँ। करके सुत पे मृदु कोर कृपा की प्रसून हृदय हर्षाती रहो माँ। मम अंतस से तम काहो विनाश वो काव्य मशाल जलाती रहो माँ। मम अंतस से तम काहो विनाश वो काव्य मशाल जलाती रहो माँ। और इसी क्रम में 4 पंक्तियाँ और पढ़ता हूँ कि मातु शारदे की तो कृपा ही कुछ ऐसी है कि मातु शारदे की तो कृपा ही कुछ ऐसी है कि शब्द वंदना के अभिराम लिख लेता हूँ। कि मातु शारदे की तो कृपा ही कुछ ऐसी है कि शब्द वंदना के अभिराम लिख लेता हूँ। समय अमूल्य है ये जानते हुए भी अधिकांश भाग कविता के नाम लिख लेता हूँ। समय अमूल्य है ये जानते हुए भी अधिकांश भाग कविता के नाम लिख लेता हूँ। और रस छंद आदि का न ज्ञान रंच मात्र किंतु हृदयाभिव्यक्ति अविराम लिख लेता हूँ। और जिनका प्रसून शौर्य गान गूंजता है उन अमर शहीदों को प्रणाम लिख लेता हूँ। अमर शहीदों को प्रणाम लिख लेता हूँ। और कविता पर 4 पंक्तियाँ कविता की पढ़ता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि अविलंब उमंग भरे उर में, अविलंब उमंग भरे उर में उस शक्ति का माध्यम है कविता। यश कीर्ति मिले ओ विकासानुगामी प्रवृत्ति का माध्यम है कविता। तुलसी रस खान कबीर प्रसून की भक्ति का माध्यम है कविता। और कवि के करुणामय अंतस की अभिव्यक्ति का माध्यम है कविता। कि कवि के करुणामय अंतस की अभिव्यक्ति का माध्यम है कविता। और 4 पंक्तियां लेखनी को समर्पित करता हूँ कि शारदे सुशक्ति ऐसी दो हमारी लेखनी को। कि शारदे सुशक्ति ऐसी दो हमारी लेखनी को प्रीति का सुखद मंजुहास लिखती रहे। कि शारदे सुशक्ति ऐसी दो हमारी लेखनी को
प्रीति का सुखद मंजुहास लिखती रहे और देशवासियों के तमयुक्त मृदु मानस पटल पर प्रखर प्रकाश लिखती रहे। सुरभित हो समग्र राष्ट्र वाटिका प्रसून, ऐसा अभिराम मधुमास लिखती रहे और वीर बलिदानियों के रक्त में नहाया हुआ क्रांति का पुनीत इतिहास लिखती रहे। कि वीर बलिदानियों के रक्त में नहाया हुआ क्रांति का पुनीत इतिहास लिखती रहे। और एकदम मुक्तक पढ़ रहा हूँ कि प्रेरणा के नित नए उद्गार लिखना, प्रेरणा के नित नए उद्गार लिखना, कल्पना के व्योम का विस्तार लिखना। अरे कवि तुम सत्य पथ के हो प्रदर्शक, हर हृदय के पृष्ठ पर मृदु प्यार लिखना, हर हृदय के पृष्ठ पर मृदु प्यार लिखना। और एक मुक्तक और पढ़ रहा हूँ। भर रहा वह पाप का घट फोड़ सकता हूँ, ओज की तरफ पढ़ रहा हूँ कि भर रहा वह पाप का घट फोड़ सकता हूँ, इन अनय की आंधियों को मोड़ सकता हूँ। तुम न मेरे शौर्य को पैमाना दिखाओ, तुम न मेरे शौर्य को पैमाना दिखाओ। मैं प्रलय के बादलों को तोड़ सकता हूँ, मैं प्रलय के बादलों को तोड़ सकता हूँ। और एक गीत की कुछ पंक्तियाँ मेरी इच्छा है कि पढ़ देता हूँ। जहाँ सवेरा आशाओं की नवल रश्मियाँ लाता है, कि जहाँ सवेरा आशाओं की नवल रश्मियाँ लाता है, जहाँ कूकती कोयल का स्वर जनमन को हर्षाता है, जहाँ प्राकृतिक सुषमा का सौंदर्य दिखाई देता है, आज वहीं पर आर्त सुरों में रुदन सुनाई देता है। ये पंक्तियाँ जो है, एक सीमा पर सैनिक शहीद हो जाता है, तो शहीद का शव जब उसके घर पर आता है, उस समय का एक चित्र खींचने का प्रयास किया है कि जहाँ सवेरा आशाओं की नवल रश्मियाँ लाता है, जहाँ कूकती कोयल का स्वर जनमन को हर्षाता है, जहाँ प्राकृतिक सुषमा का सौंदर्य दिखाई देता है, आज वहीं पर आर्त स्वरों में रुदन सुनाई देता है, आज वहीं पर आर्त स्वरों में रुदन सुनाई देता है। मातृभूमि का कणकण जिसको प्राणों से भी प्यारा था, वो इकलौता सपना था, माँ की आँखों का तारा था। उसके तन को जब वह गोली बनकर काल छुई होगी, बहना की आँखों में भी तब बिजली कौंध गई होगी, बहना की आँखों में भी तब बिजली कौंध गई होगी। जब शहीद का शव लेकर सेना की टुकड़ी आती है, चित्र देखें कि जब शहीद का शव लेकर सेना की टुकड़ी आती है, दरवाजे पर जमा भीड़ भीषण कोहराम मचाती है। सोचो कितना दर्दनाक उस पल मातम छाया होगा, लिपट तिरंगे में शहीद का शव जब घर आया होगा, लिपट तिरंगे में शहीद का शव जब घर आया होगा। माता आहें भरती थी जो दिल दहलाने वाली थी, कि माता आहें भरती थी जो दिल दहलाने वाली थी। बेटे से ही हर दिन होली थी, हर रात दिवाली थी। शव से लिपटी पत्नी थी, घंटों तक होश ना आता था। पास खड़ा उसका बेटा भी रह रहकर चिल्लाता था, पास खड़ा उसका बेटा भी रह रहकर चिल्लाता था। चीत्कार हर ओर सुनाई देता था, कि चीत्कार हर ओर सुनाई देता था। शोकाकुल हर व्यक्ति दिखाई देता था। वृद्ध पिता को भी कुछ लोग संभाले थे, वृद्ध पिता को भी कुछ लोग संभाले थे। आँखों के आंसू कब रुकने वाले थे। उलझन थी, बेचैनी थी, बेहाली थी, सपनों का अस्तित्व मिटाने वाली थी, सपनों का अस्तित्व मिटाने वाली थी। वृद्ध पिता ने अपने हाथों से जब चिता सजाई है, तब मैंने कविता लिखने को अपनी कलम उठाई है। भारत माँ की आँखों में जब पीड़ा पड़ी दिखाई है, तब मैंने कविता लिखने को अपनी कलम उठाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये राजेश प्रसून वाजपेयी जी थे। इन्होंने सबसे पहले माता के चरणों में, जब माँ के चरणों में चार लाइनें रखीं, तो मुझे भी एक हमारे मित्र हैं, कवि मित्र, उनकी 2 लाइनें याद आ गईं कि मैया ललना के जैसे दुलरावा करो, मैया ललना के जैसे दुलरावा करो। हम बुलाई ना बुलाई मुला आवा करो, हम बुलाई ना बुलाई मुला आवा करो। बहुत ही हृदय से ये अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे थे और आप तक पहुंचा रहे थे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ एक शायर, यानी कि कवि के बाद एक हमारे साथ उर्दू के शायर, मशहूर शायर हैं
और काफ़ी जगहों पर अपना काफ़ी दूर तक अपना नाम रोशन किए हुए हैं और अपने कस्बे का, अपने देश का नाम रोशन करने के साथ साथ हमारे स्टूडियो में दोबारा आए हैं। हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं हमारे दर्शकों तक आज ये क्या नया पहुंचाते हैं। काशिफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हमारे आज के इस प्रोग्राम में। स्वागत है आपका न्यूज़ 9 लाइव टीवी में। आज आप दोबारा से यहाँ पर हाजिर हुए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा इससे पहले जब आप आए थे, तो उसके बाद में दर्शकों के बीच और जब आप अपने घर वालों के बीच पहुँचे तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इसका? बहुत शुक्रिया न्यूज़ 9 लाइव टीवी का जो मुझे दोबारा बुलाने के लिए शुक्रगुज़ार हूँ मैं आप सभी का न्यूज़ 9 लाइव टीवी के ज़रिए से। और मैं जब यहाँ से घर पहुँचा तो बहुत खुश हुए लोग, जिनको मैंने वीडियो दिखाए वो लोग भी बहुत खुश हुए। मैंने तरोताज़ा मिसरे लिख करके लाया हूँ, आप तक के पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। 4 मिसरे समात फरमा लें कि सफ़ेद लिबास रखता हूँ, सफ़ेद लिबास रखता हूँ, वज़ू करके निकलता हूँ। मैं अपने साथ कपड़ों में रफ़ू करके निकलता हूँ, मैं अपने साथ कपड़ों में रफ़ू करके निकलता हूँ। ये जनता का भरा है प्यार जो मुझको बुलाते हैं। अगला अगर मिसरा सच्चा हो तो मैं चाहता हूँ कि पूरी हिंदुस्तान में सुने और दुआएं दे इस छोटे से तालिबे इल्म को। ये जनता का भरा है प्यार जो मुझको बुलाते हैं, ये पुरखों की दुआएं हैं जो मैं घर से निकलता हूँ, ये पुरखों की दुआएं हैं जो मैं घर से निकलता हूँ। और हुकूमत एक नए से नए आवाज़ उठाने की कोशिश करती है। तकरीबन 90 दिन हो रहे हैं किसान आंदोलन के, लेकिन कोई निर्णय नहीं ले रही है। मैं चाहता हूं कि इस शेर व शायरी के ज़रिए पूरा हिंदुस्तान जाने कि मेरे दिल की आवाज़ क्या है, मैं क्या चाहता हूं, मैं किस दर्द में इस वक्त गूंज रहा हूं। मैंने 4 मिसरे कहे और मैंने ये भी कहा कि अगर ये मिसरे मेरे उठ गए तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान में पढ़ूंगा। 4 मिसरे समात फरमाएं कि हर बात पर वो बात बनाता चला गया। बड़ा चेहरा मासूम है, लोगों को भलाई की तरफ बुलाने की कोशिश कर रही है। वो देख रहा हूँ आजकल क्या हो रहा है कि नई नई चेहरे बनाए जा रहे हैं। अब देख रहा हूँ कि नई उम्र के तकाजे के हिसाब से वो दाढ़ियाँ भी रखना शुरू कर दिए हैं। बाबा रामदेव के बाद नंबर आ रहा है इन्हीं का। मैं 4 मिसरे सीधे सीधे हाजिर करता हूँ, समात फरमा लें कि हर बात पर वो बात बनाता चला गया, हम सब के दिल में आग लगाता चला गया। हर बात पर वो बात बनाता चला गया, हम सब के दिल में आग लगाता चला गया। हिंदू को मुसलमान से नफरत में बांट कर, हिंदू को मुसलमान से नफरत में बांट कर, बस मन की बात सबको सुनाता चला गया, बस मन की बात सबको सुनाता चला गया। मैं सिर्फ अपने दोस्तों को एक ही पैगाम दूंगा कि आने वाली जो नस्ल है उसको सिर्फ तालीम दीजिए। इस दौर में बहुत ज़रूरी है तो सिर्फ है तालीम। मैं सिर्फ 4 मिसरे के ज़रिए वो भी बात आप तक के पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सीधे सीधे एक मतला समात फरमा लें कि सीखना होगा ज़माने को सिखाना होगा, सीखना होगा ज़माने को सिखाना होगा, सारे आलम को ये पैगाम बताना होगा कि मुश्किलें आए ज़माने में तो आए, लेकिन
मुश्किलें आए ज़माने में तो आए लेकिन, मुश्किलें आए ज़माने में तो आए लेकिन, अपने बच्चों को तो तालीम दिलाना होगा, सीखना होगा, ज़माने को सिखाना होगा, सारे आलम को ये पैगाम बताना होगा। मुश्किलें आए ज़माने में तो आए लेकिन, अपने बच्चों को ये तालीम दिलाना होगा। लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर शेर पढ़ोगे तो काशिफ आपको जेल भी हो सकती है। मैंने कलम मजबूत की और मैंने कहा अगर ऐसा भी मकसद होगा तो देखा जाएगा, मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने कभी ये भी शेर कहा था कि क्या लाया था क्या लाएगा, माल दौलत यहीं पे छोड़ जाएगा, अपने बड़ों की करो कद्र वरना आखिरत में मुंह क्या दिखाएगा। समात फरमा लें कि इधर की बात को जो भी, वो लोग कह रहे हैं कि अगर किसी की बुराई करोगे तो आपको जेल हो सकती है। आप किसी आंदोलन के ज़रिए अगर आप प्रोग्राम में हिस्सा लोगे तो आपको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, आपके ऊपर कई केस लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मेरा नाम है काशिफ। मेरा जब लक़ब हुआ था लहरपुर की सरज़मीन से, तो मैंने कहा था कि या तो सरज़मीन को मैं कायम करके जाऊँगा या इस जहाँ से ही चला जाऊँगा। मैं सीधे सीधे मतलब हाजिर करता हूँ कि इधर की बात को जो भी उधर जाकर लगाते हैं, गलत इल्ज़ाम हर लम्हा किसी पर जो लगाते हैं, गलत इल्ज़ाम हर लम्हा किसी पर जो लगाते हैं, वो खुद ही एक दिन मेरे तराने गुनगुनाएंगे, वो खुद ही एक दिन मेरे तराने गुनगुनाएंगे। जो काशिफ तेरी शोहरत पर, जो काशिफ मेरी शोहरत पर अभी उंगली उठाते हैं, जो काशिफ मेरी शोहरत पर अभी उंगली उठाते हैं। मैंने कहा ना, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता, भले ही वो सियासत का लीडर हो या कोई और आम आदमी हो, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। सीधे सीधे मतलब हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। समात फरमाए कि झुकाया जा नहीं सकता जिन्हें जबरो अदालत से, हुस्न मतलब हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास। समात फरमा लें कि झुकाया जा नहीं सकता जिन्हें जबरो अदालत से, उन्हें भी एक इशारे में मोहब्बत तोड़ देती है, उन्हें भी एक इशारे में मोहब्बत तोड़ देती है। जब किसी के पास मजबूरी आती है तो वो लोगों के सामने कहता है मैं कैसे इजहार करूं, मैं किससे अपनी गुफ्तगू करूं। तो मैं सीधे सीधे मतले के ज़रिए आप तक के बात पहुंचाने की कोशिश करता हूं। झुकाया जा नहीं सकता जिन्हें जबरो अदालत से, उन्हें भी एक इशारे में मोहब्बत तोड़ देती है। किसी के सामने जब हाथ फैलाती है मजबूरी, किसी के सामने जब हाथ फैलाती है मजबूरी, तो उस मजबूर को अंदर, तो उस मजबूर को अंदर से गैरत तोड़ देती है, तो उस मजबूर को अंदर से गैरत तोड़ देती है। एक मुकम्मल कलाम जो यकीनन बड़ी कम उम्र में जो लोगों के तक के पहुंचाने की कोशिश की है। यकीन मानिए साहब, मेरे किसान भाई की ज़मीन की ख़रीदारी करने के लिए लगे हुए हैं। उनकी ज़मीनों को बड़ी कम पैसों में ख़रीदा जा रहा है, लोगों से बेच रहे हैं उनकी ज़मीन। मैं चाह रहा हूँ कि एक पूरी गज़ल मुकम्मल आप तक के पहुँचाने की कोशिश करूँ और उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ।
समात फरमा लें कि कीमत नहीं लगती मेरी बाजार नहीं क्या। किसान भाई 90 दिन से बैठे हुए हैं, कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। ये कैसा देश है साहब। पूरी मुकम्मल गज़ल समात फरमा ले कि कीमत नहीं लगती मेरी बाजार नहीं क्या, 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 या मैं हूँ वज़नदार ख़रीदार नहीं क्या, या मैं हूँ वज़नदार खरीदार नहीं क्या। सच बोलने पे मारा जा रहा है, यकीन नहीं मानोगे। एक मेरे गुरु नानक जी हैं, एक अच्छे दोस्त हैं, उनके एक भाई हैं जिनको बेरहमी से मारा गया। मेरे पास जब क्लिक वीडियो आई, मैं देख करके हैरत में रह गया कि इस तरीके से लोग, उन कसाई की तरीके से लोग पुलिस वाले मार रहे हैं उनको। ये कैसा देश है साहब। तब मेरे दिल से ये शेर निकलता है कि सच बोलता हूँ आइए सर काट दीजिए, सर काट दीजिए, सच बोलता हूँ आइए सर काट दीजिए, सर काट दीजिए, सर काट दीजिए। क्यों? अरे अब तक नहीं डोले कोई तलवार नहीं क्या। 90 दिन हो रहे साहब, तब तक के मेरे शेर दिल के अंदर जब गूंजा तब मैंने ये शेर कहा कि अब तक नहीं डोले कोई तलवार नहीं क्या। साहब के घर में एक नौकर है जो झाड़ू लगाता है, उसने साहब को डांट दिया। मेरे दिल के अंदर वो शेर गूंज रहा था। देखिए नौकर डांट रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं साहब। तब मेरे दिल के अंदर ये शेर गूंजा कि ए खाकी वाला आपको फटकार कर गया, फटकार कर गया, ए खाकी वाला आपको फटकार कर गया, फटकार कर गया, ए खाकी वाला आपको फटकार कर गया, फरकार कर गया, फटकार कर गया। क्या रुतबा आपका अभी दमदार नहीं क्या, क्या रुतबा आपका भी दमदार नहीं क्या। और ये भी शेर बतौर ख़ास समात फरमा लें। यकीन मानिए लाशों पे लाशें, लाशों पे लाशें। तब मेरे दिल के अंदर ये भी शेर गूंजता है कि आंसू बहा रहे हैं जनता को देख कर। यकीन मानिए आंसू, नरेंद्र मोदी साहब के आंसू आ रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि देखिए मैं भी आपके उसमें शामिल हूँ, किसान आंदोलन में। लेकिन दोस्तों ये गलत बात है। आंसू उसी के सामने निकालना चाहिए, यकीन मानिए जो सच्चा हो। सबके सामने नहीं आप आंसू निकाल सकते। लोगों को कितना बेवकूफ़ बनाओगे साहब। काफ़ी दिनों से आपकी सुनता आ रहा हूँ। तब मेरे दिल के अंदर ये शेर गूंजा कि आंसू बहा रहे हैं जनता को देख कर, जनता को देख कर, आंसू बहा रहे हैं जनता को देख कर, जनता को देख कर, जनता को देख कर। क्यों? अरे खून करने में भी आपका किरदार नहीं क्या, खून करने में भी आपका किरदार नहीं क्या। और 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। या बहुत मशहूर हूँ या बहुत बदनाम हूँ, पहले उससे 4 मिसरे और पढ़ देता हूँ। साहब इस देश के लिए मैंने बहुत सी कुर्बानियाँ देखी हैं अपने बड़े लोगों की, उनके मुआफिक से ये शेर पढ़ता हूँ। मुलाहिजा करें कि देश को अच्छा देश बनाए हम सब लोग। अच्छा लगे तो सबकी ताईद चाहता है कि देश को अच्छा देश बनाए हम सब लोग, उल्फत के अब दीप जलाए हम सब लोग, उल्फत के अब दीप जलाए हम सब लोग, नफरत की दीवार गिरा कर एक होकर। साहब सुधर जाइए, ये आखिरी चेतावनी मेरी तरफ से है
कि नफरत की दीवार गिरा कर एक होकर, नफरत की दीवार गिरा कर एक होकर, आओ मिलकर मुल्क बचाएं हम सब लोग, आओ मिलकर मुल्क बचाएं हम सब लोग। या बहुत मशहूर या बहुत बदनाम हूँ, 4 मिसरे पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ कि कभी मशहूर होता है, कभी बदनाम होता है, कभी मशहूर होता है, कभी बदनाम होता है। मोहब्बत करने वाले का यही अंजाम होता है, मोहब्बत करने वाले का यही अंजाम होता है। ये दुनिया है सजा की, तुम कोई उम्मीद मत रखो, ये दुनिया है सजा की, तुम कोई उम्मीद मत रखो। यहाँ अच्छा जो करता है वही बदनाम होता है, यहाँ अच्छा जो करता है वही बदनाम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। तो ये थे काशिफ लहरपुरी साहब। हमारे साथ एक और कवि मौजूद है हमारे स्टूडियो में, इसके बाद हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवान सिंह सुंदरम, उनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। शिवान सिंह, आपने ये लाइन ऐसा क्या हुआ इतनी कम उम्र में, और ये कविता और ये सारी चीज़ें, गज़ल, ऐसा क्या हुआ भैया इतनी छोटी उम्र में? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ न्यूज़ 9 लाइव टीवी का, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और इस कवियों की पंचायत में मुझे आमंत्रित किया। मुझे कविता करने का शौक़ तो बचपन से था। आपको बताना चाहूँगा, मैं अभी क्लास 10 का स्टूडेंट हूँ। जब मैंने क्लास 9th में प्रवेश किया तब मेरी भेंट आदरणीय आलोक सीतापुरी जी से हुई। उन्होंने मुझे इस शिल्प का ज्ञान कराया और उनके आशीष से, आप सबकी दुआओं से आज कुछ लिख रहा हूँ, सुप्रसिद्ध है। ये बताइए, आपकी तो अभी पढ़ने की उम्र है, आखिर मतलब इसमें ज़्यादा रुझान है आपको, यही फील्ड चुनना है या कुछ बनने का भी इरादा है? नहीं, ये तो एक साइड है। ये साइड से काम चल रहा है आपका? नहीं, वो ये बात नहीं, पार्ट टाइम है क्या? वो बात नहीं। ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। अच्छा, गॉड गिफ्टेड है। बिल्कुल सही कहा आपने कि इन्होंने जो बताया कि गॉड गिफ्टेड होता तो वाकई शायर और कवि पैदा ही होते हैं, कहीं किसी इंस्टीट्यूट में तो नहीं बनते। बहुत अच्छी चीज़ बताई। आगे आज बताइए कि हमारे दर्शकों को आप क्या इस नौजवानी की चढ़ता हुआ सूरज है या चढ़ती हुई उम्र में आप आज क्या देना चाहेंगे? वैसे तो मैं व्यंग लिखता हूँ, लेकिन आपकी इच्छा तो सुने। विरह की राह में कंटक बने अंगार लिख देना, सदा खुशियों में भावों को सजा श्रृंगार लिख देना, सदा खुशियों में भावों को सजा श्रृंगार लिख देना। वतन पर घात कर दे जो तो करना सुंदरम इतना, वतन पर घात कर दे जो तो करना सुंदरम इतना। तुरंत दुश्मन की छाती फाड़ कर गद्दार लिख देना, तुरंत दुश्मन की छाती फाड़ कर गद्दार लिख देना। और अपने देश भारत की अखंडता और एकता को रेखांकित करते हुए 4 पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ, सुनिए। वतन मंदिर है, पूजा है, वतन भगवान मेरा है, वतन मंदिर है, पूजा है, वतन भगवान मेरा है। वतन परिवार दूं जीवन यही अरमान मेरा है, वतन परिवार दूं जीवन यही अरमान मेरा है। यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं सभी भाई, यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हैं सभी भाई। तिरंगा चूमता नभ को वो हिंदुस्तान मेरा है, तिरंगा चूमता नभ को मैं हिंदुस्तान मेरा है। 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि मैं लिखता क्या हूँ। जो कांटों में बनाते राह ऐसे राहगीरों की, करे नित वंदनाए लेखनी उन क्रांतिवीरों की,
करे नित वंदनाए लेखनी उन क्रांतिवीरों की। करेंगे रक्त रंजित निज धरा को वक्त आने पर। करेंगे रक्त रंजित निज धरा को वक्त आने पर। तो फिर जयकार होगी क्यों नहीं उन सूरवीरों की। तो फिर जयकार होगी क्यों नहीं उन सूरवीरों की। तो फिर जयकार होगी क्यों नहीं उन सूरवीरों की। अब मैं एक व्यंग निवेदित करता हूँ जिसका शीर्षक है मंत्री जी। मैंने कहा मंत्री दादाजी आप जनता के साथ अन्याय क्यों करते हो। मैंने कहा मंत्री दादाजी आप जनता के साथ अन्याय क्यों करते हो और इनसे नहीं डरते हो ना सही। क्या तुम उस दीनबंधु ईश्वर से भी नहीं डरते हो और इनसे नहीं डरते हो ना सही। क्या तुम उस दीनबंधु ईश्वर से भी नहीं डरते हो। हर बार तुम जनता को फुसलाकर अपनी फूट वाली राजनीति अपना लेते हो। हर बार तुम जनता को फुसलाकर अपनी कूट वाली राजनीति अपना लेते हो, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जनता को ठेंगा दिखा देते हो। दादाजी बोले तू अभी नन्हा है, दादाजी बोले तू अभी नन्हा है, छोटा है, किंतु यह मत भूल मैं तेरा दादा हूँ तू मेरा पोता है। किंतु यह मत भूल मैं तेरा दादा हूँ तू मेरा पोता है। और बेटा तुझे क्या मालूम इलेक्शन जीतने के लिए क्या क्या खेल खेलने पड़ते हैं। यहाँ से संसद भवन तक कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, यहाँ से संसद भवन तक कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। बेटा तुझे क्या मालूम अपने इस देश में निर्धनता तो बेशुमार है। बेटा तुझे क्या मालूम अपने इस देश में निर्धनता तो बेशुमार है, लेकिन क्षेत्र में जितने भी घोटाले होते हैं उसका तो तेरा दादा ही जिम्मेदार है। लेकिन क्षेत्र में जितने भी घोटाले होते हैं उसका तो तेरा दादा ही जिम्मेदार है। मैंने कहा दादाजी क्या आपकी बुरी नज़र के कारण ही आपका मुंह काला है। मैंने कहा दादाजी क्या आपकी बुरी नज़र के कारण ही आपका मुंह काला है और आपके पिताजी के सिर पर बाल कम है क्या उसमें भी आपका ही घोटाला है। और आपके पिताजी के सिर पर बाल कम है क्या उसमें भी आपका ही घोटाला है। दादाजी मुस्कुराकर बोले बेटा ये सब ईश्वर की देन है, ये मेरे बस की बात तो नहीं। दादाजी मुस्कुराकर बोले बेटा ये सब ईश्वर की देन है, ये मेरे बस की बात तो नहीं। और गांधी जी के सिर पर भी बाल नहीं थे लेकिन उसमें मेरा कोई हाथ तो नहीं। और गांधी जी के सिर पर भी बाल नहीं थे लेकिन उसमें मेरा कोई हाथ तो नहीं। फिर मैंने पूछा दादाजी आप तो इलेक्शन जीतने के बाद चैन से सो जाते हैं। फिर मैंने पूछा दादाजी आप तो इलेक्शन जीतने के बाद चैन से सो जाते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ कैसे आप फिर 5 साल बाद नेता हो जाते हैं। लेकिन मैं पूछता हूँ कैसे आप फिर 5 साल बाद नेता हो जाते हैं। दादाजी बोले सीधी बात है, दादाजी बोले सीधी बात है, हम इलेक्शन जीतने के पहले जनता को पट्टी पढ़ा देते हैं, फिर जीतने के बाद उनमें फूट डालकर आपस में लड़ा देते हैं। फिर जीतने के बाद उनमें फूट डालकर आपस में लड़ा देते हैं। मैंने कहा दादाजी आपको षड्यंत्र तो अच्छी तरह आता है। मैंने कहा दादाजी आपको षड्यंत्र तो अच्छी तरह आता है, लेकिन आपकी हालत गली के उस भिखारी जैसी है जो भीख लेने के बाद दोबारा भीख लेने ही आता है। लेकिन आपकी हालत गली के उस भिखारी जैसी है जो भीख लेने के बाद दोबारा भीख लेने ही आता है। दादाजी कभी इस भोली भाली जनता के बारे में सोचा है जो आपको इतने ऊंचे पद पे बिठाती है। मैंने कहा दादाजी क्या कभी इस भोली भाली जनता के बारे में सोचा है जो आपको इतने ऊंचे पद पे बिठाती है। और आप तो रामायण के ज्ञानी हैं, राजा कैसा होना चाहिए वो भी तो यही सिखाती है। और आप तो रामायण के ज्ञानी हैं, राजा कैसा होना चाहिए वो भी तो यही सिखाती है। जनता आपको विकास करोगे यह सोचकर क्षेत्र की चाबी आपके हाथ देती है। जनता आपको विकास करोगे यह सोचकर क्षेत्र की चाबी आपके हाथ देती है, तभी तो वह इलेक्शन के समय बहुमत के साथ आपका पूरा साथ देती है। तभी तो वह इलेक्शन के समय बहुमत के साथ आपका पूरा साथ देती है। लेकिन जीतने के बाद आपके सामने लालच का बादल घिर जाता है। लेकिन जीतने के बाद आपके सामने लालच का बादल घिर जाता है। जरा सोचकर देखिए क्या होता है जब किसी के अरमानों पर पानी फिर जाता है। जरा सोचकर देखिए क्या होता है जब किसी के अरमानों पर पानी फिर जाता है। इतना सुन दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा तूने मेरी बंद आंखें खोल दी।
मैं देश का विकास करूंगा, आज तक मैंने बहुत बड़ी भूल की, मैं देश का विकास करूंगा, आज तक मैंने बहुत बड़ी भूल की। फिर दादाजी बोले, बेटा चुप कर, अब शेष क्या है, तू मेरा भी दादा है, अब आगे कहिए हुजूर आदेश क्या है। बहुत बहुत आभार। तो ये थे हमारे साथ एक नौजवान चढ़ती उम्र के कवि। दोस्तों, फिलहाल कवियों की पंचायत में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ 9 लाइव टीवी।